सिर्फ दो की फ्रेम्स के बीच का एनिमेशन ये बता देता है कि तुम एक प्रो वीडियो एडिटर हो या फिर एक नौसिखिए हो। जितने भी प्रो वीडियो एडिटर हैं वो सब स्मूथ एनिमेशन करते हैं क्योंकि उन्होंने ग्राफ को मास्टर कर रखा है। लेकिन ग्राफ को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अब नहीं होगा। इस एपिसोड में तुम मास्टर करोगे ग्राफ को, साथ में कुछ कूल इफेक्ट्स जिससे तुम अपने 3D एडिटिंग को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। ग्राफ को आसानी से समझने के लिए मैं तुम्हें 4 ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं जिससे तुम अलाइड मोशन के सारे ग्राफ को इजीली समझ सकते हो। तो हमारा पहला ग्राफ है कांस्टेंट का। इस ग्राफ में तुम्हारे ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन नहीं होता है। सीधे बोले जहाँ पे तुम्हें ये स्ट्रेट पैटर्न दिख जाए तो समझ जाना वहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। सेकंड ग्राफ है लीनियर ग्राफ। देखो इस ग्राफ में तुम्हारा ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से एनिमेट करता है। वार्निंग, अगर तुम्हें फिजिक्स अच्छे से समझ में नहीं आती है तो 20 सेकंड आगे चले जाओ। इस लीनियर ग्राफ को अगर मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो ये ग्राफ स्पीड ऑफ एनिमेशन एंड टाइम के बीच का है। तो लीनियर ग्राफ में अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ एनिमेशन भी बढ़ेगी क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस अर्थ पे तुम टाइम की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हो, ये कांस्टेंट टाइम से ही बढ़ेगी। तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम की स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब तुम्हारा स्पीड ऑफ एनिमेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो बस इतना जान लो कि लीनियर ग्राफ में तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेम स्पीड में एनिमेट करता है, इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा। थर्ड ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। सो इस ग्राफ में तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में स्लो एनिमेट करता है लेकिन कुछ देर बाद इसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। इस ग्राफ में स्पीड ऑफ एनिमेशन कहाँ पे स्लो होगी कहाँ पे फास्ट होगी ये पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर इस लाइन और बेस के बीच में कम दूरी है तो समझ जाना वहाँ पे तुम्हारा एनिमेशन स्लो होगा। वहीं अगर इस लाइन और बेस के बीच में ज्यादा दूरी है तो समझ जाना वहाँ पे तुम्हारा एनिमेशन फास्ट होगा, जैसे इस जगह पे। फोर्थ ग्राफ है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। इस ग्राफ में तुम्हारा ऑब्जेक्ट फास्टली एनिमेट करता है लेकिन कुछ देर बाद वो स्लो हो जाता है। तो बेसिकली कहूँ तो ये थर्ड वाले ग्राफ का अपोजिट है। तो मैंने तुम्हें ग्राफ का इंट्रो दे दिया। इस इंट्रो से तुम्हारे लिए अलाइड मोशन के सारे ग्राफ को समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। सो अब मैं तुम्हें अलाइड मोशन के सारे ग्राफ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कार वाली PNG को इंपोर्ट कर लिया है। तुम्हें यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, देने की फ्रेम ऐड करना है। फिर सेकंड की फ्रेम तुम्हें कुछ दूरी पे ऐड करना है। इस सेकंड की फ्रेम में तुम्हें इस कार को लेफ्ट स्लाइड कर देना है। अब तुम्हें फर्स्ट की फ्रेम में आना है, देन यहाँ पे तुम्हें इस कार को राइट स्लाइड कर देना है। देखो ग्राफ तुम्हें यूज करना होगा तो तुम्हें वो 2 की फ्रेम्स के बीच में यूज करना होगा। तो तुम्हें इन की फ्रेम्स के बीच में आना है, फिर तुम्हें इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पूरे ग्राफ का सेक्शन ओपन हो जाएगा। तुम्हें जो पहला ग्राफ मिलेगा वो लीनियर का ग्राफ है जिसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ कि ये कैसे एनिमेट करता है। अब तुम्हें नीचे सेकंड ग्राफ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है, इसे भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि इस एरिया में तुम्हारा एनिमेशन स्लो रहेगा और इस एरिया में तुम्हारा एनिमेशन फास्ट हो जाएगा। लेट मी शो यू। अब तुम्हें इसके नीचे थर्ड वाले ग्राफ के ऊपर क्लिक कर देना है। देखो इस एरिया में तुम्हारा एनिमेशन फास्ट रहेगा और इस एरिया में तुम्हारा ग्राफ धीरे धीरे कांस्टेंट जैसा होने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एनिमेशन धीरे धीरे होकर रुक जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वाले ग्राफ में तुम्हारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है। ओवरऑल समझाऊं तो तुम्हारा एनिमेशन फास्ट से स्टार्ट होगा देन स्लो होते होते रुक जाएगा। लेट मी शो यू। अब इस फोर्थ ग्राफ के ऊपर क्लिक कर दो। इस ग्राफ में तुम्हारा एनिमेशन स्लो से स्टार्ट होता है, देन इस बीच वाले एरिया में तुम्हारा एनिमेशन फास्ट हो जाता है, फिर लास्ट वाले पार्ट में तुम्हारा एनिमेशन फिर से स्लो हो जाता है। लेट मी शो यू। अलाइड मोशन तुम्हें ग्राफ को कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन देता है। जैसे तुम इस ग्राफ को इन 2 पिन से तुम कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि इस ऊपर वाली पिन को मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ, सेम मैं नीचे वाली पिन को भी स्ट्रेच कर देता हूँ। तो तुम देख सकते हो कि स्टार्टिंग फेज पहले से ज्यादा स्लो स्टार्ट होगा और मिडिल वाला फेज पहले से ज्यादा फास्ट रहेगा और एंडिंग वाले फेज में पहले से ज्यादा स्लो एनिमेशन होगा। ओवरऑल कहूँ तो तुम्हारा एनिमेशन पहले से जल्दी खत्म हो जाएगा। लेट मी शो यू। ये वाला ग्राफ इसके ऊपर रियली सूट करता है। अब तुम्हें ग्राफ के सेकंड सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले ये बाउंस वाला ग्राफ मिलेगा। इस येलो बॉल को नीचे करते हुए तुम्हें राइट स्लाइड कर देना है जिससे इस ग्राफ के कर्व्स कम हो जाएंगे। देखो जहाँ पे भी ये ग्राफ नीचे वाले बेस को टच किया है तो समझ जाना कि वहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल फेज में है और जहाँ पे इस कर्व्स ने ऊपर को टच किया है तो समझ जाना वहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट फाइनल फेज में है। तो यही तरह से रिपीटेशन ग्राफ है जहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन में बार बार एनिमेट करता रहेगा। जैसे कि इस एरिया में तुम्हारा ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाएगा, फिर इस एरिया में तुम्हारा ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन से फिर से इनिशियल पोजीशन में आएगा, देन फिर से ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाएगा। लेट मी शो यू। अब सेकंड ग्राफ के ऊपर क्लिक कर दो। ये ग्राफ इलास्टिक का है। इस ग्राफ को कस्टमाइज करने के लिए तुम्हें स्पिन को डाउन कर देना है। तो इस जगह यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन से कुछ ज्यादा आगे जाएगा क्योंकि इसने ग्राफ के ऊपर की बाउंड्री को पार कर दिया है। इस एरिया में तुम्हारा ऑब्जेक्ट वापस से थोड़ा पीछे आएगा, फिर लास्ट इस एरिया में तुम्हारा ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन में जाके रुक जाएगा। लेट मी शो यू। ये वाला सेम ग्राफ मैंने इस फुटबॉल के एनिमेशन में भी यूज किया था। अब तुम्हें थर्ड ग्राफ के ऊपर क्लिक कर देना है। ये ग्राफ साइक्लिक का है। ये वाला ग्राफ बाउंस वाले के सिमिलर है, इसमें भी रिपीटेशंस फॉलो होती हैं। इस नीचे वाले बॉल को राइट स्लाइड करके तुम इस ग्राफ को कस्टमाइज कर सकते हो जिससे इसके साइकिल्स कम हो जाएंगे। अब इसे प्ले करते हैं।
और अगर तुमने इस व्हाइट वाले पिन को ऊपर कर दिया तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट सिर्फ आधे रास्ते तक ही वापस आएगा, देन फिर से वो अपने फाइनल पोजीशन में वापस चला जाएगा। लेट मी शो यू। लास्ट वाला ग्राफ रैंडम का ग्राफ है, इसका तुम्हें कोई काम नहीं है, मैं बस तुम्हें दिखा देता हूँ कि ये कैसा एनिमेट करता है। अब तुम्हें यहाँ पे थर्ड सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम्हें स्टेप्स वाला ग्राफ मिलेगा। मैं इस येलो बॉल को राइट स्लाइड कर देता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे इस एरिया में कोई एनिमेशन नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट जैसा है। फिर वहीं इस एरिया में अचानक से तुम्हारा ऑब्जेक्ट एनिमेट करेगा, देन फिर से वो रेस्ट पे चला जाएगा। लेट मी शो यू। अब तुम्हें सेकंड ग्राफ के ऊपर क्लिक कर देना है, ये भी पहले जैसा ही है। मैं इस व्हाइट पिन को हल्का सा ऊपर कर देता हूँ तो इस एरिया में तुम्हारा ग्राफ झटका वाला एनिमेशन करेगा। लेट मी शो यू। यहाँ पे तुम्हारे सारे अलाइट मोशन के ग्राफ खत्म हो चुके हैं, तो तुमने यहाँ पे ग्राफ को मास्टर कर लिया है। अब चलते हैं कुछ कूल इफेक्ट्स की तरफ जिसे बड़े यूट्यूबर्स अपनी 3D वीडियो एडिटिंग में यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज को इंपोर्ट कर लिया है। अब तुम्हें इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, देन ऐड इफेक्ट के ऊपर टैप कर दो। फिर यहाँ पे इफेक्ट का पूरा सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे तुम्हें सर्च बार में पेज कलर को सर्च कर देना है। अब तुम्हें इस इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे जिन्हें तुम यूज करके अपना टाइम बचा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे तुम प्रोग्रेस में चेंज करके इस पेज को तुम कितना कर्ल करना चाहते हो ये मैनिपुलेट कर सकते हो। रेडियस से ये जो मुड़ा हुआ पेज है तुम इसका रेडियस कंट्रोल कर सकते हो। फिर यहाँ पे तुम्हें 3 डॉट मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर दो। फिर यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट टू डिफॉल्ट, इससे तुम्हारा इफेक्ट अपने डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा। एंगल से तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हें पेज को कहां से कर्ल करना है। अल्फा से तुम इस मुड़े हुए पेज के अंदर जो इमेज रिफ्लेक्ट कर रही है उसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। ब्लर से तुम इस मुड़े हुए पेज के अंदर के इमेज को ब्लर कर सकते हो। बाकी सब एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स है। अब तुम्हें प्रोग्रेस पे आ जाना है, देन एक की फ्रेम ऐड करना है, देन सेकंड की फ्रेम तुम्हें कुछ दूरी पे ऐड करना है। फर्स्ट की फ्रेम में तुम्हें प्रोग्रेस को इंक्रीज कर देना है और सेकंड की फ्रेम में तुम्हें प्रोग्रेस को 0 कर देना है। अब तुम्हें इन की फ्रेम्स के बीच में ग्राफ दे देना है। योर इफेक्ट इज रेडी। अब तुम्हें इफेक्ट सेक्शन में आना है, देन डीप ग्लो को सर्च करना है। यहाँ पे तुम्हें डीप ग्लो इनहेंस का इफेक्ट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे तुम्हें स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। इस इफेक्ट से तुम अपने इमेज में ग्लो ऐड कर सकते हो। ग्लो अप्लाई करने के लिए तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन कलर, लीनियर एंड लेयर का ऑप्शन मिलेगा। मैं यहाँ पे लीनियर को चूज कर लेता हूँ। ग्लो रेडियस में तुम चेंजमेंट करके ग्लो के रेडियस को मैनिपुलेट कर सकते हो। ग्लो अल्फा से तुम ग्लो की ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। इस लो थ्रेशोल्ड को अगर तुम डिक्रीज करोगे तो तुम्हारा ग्लो इंक्रीज हो जाएगा। इस हाई थ्रेशोल्ड को अगर तुम डिक्रीज करोगे तो तुम्हारा ग्लो भी डिक्रीज हो जाएगा। वैसे तुम्हें ये दोनों यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफसेट से तुम ग्लो की पोजीशनिंग को कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए तुम एक्स एंड वाई एक्सेस चूज कर सकते हो। बाकी सब एक्सपेरिमेंटल टूल्स हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट इफेक्ट। तुम्हें इफेक्ट में आना है, देन डायरेक्शनल ब्लर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे तुम्हें स्टैंडर्ड सेटिंग को इंपोर्ट कर देना है। स्ट्रेंथ को तुम्हें यहाँ पे 0 कर देना है। देन तुम्हें यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है। फिर सेकंड की फ्रेम तुम्हें कुछ आगे ऐड करना है। फिर यहाँ पे तुम्हें स्ट्रेंथ को 0.03 कर देना है। अब इन की फ्रेम्स के बीच में तुम ग्राफ दे दो। योर ब्लर इज रेडी। तुम्हें इफेक्ट सेक्शन में आना है, देन यहाँ पे तुम्हें वेव रैप के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर प्रीसेट यूज करोगे तो काम आसान पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे तुम्हें फेस में की फ्रेम ऐड करना है, देन लास्ट में तुम्हें एक सेकंड की फ्रेम ऐड करना है। यहाँ पे तुम्हें फेस को इंक्रीज कर देना है। तो अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ वेव जैसा पैटर्न बनने लगा है। एंगल से तुम ये मैनिपुलेट कर सकते हो कि ये वेव वाला पैटर्न किस जगह से बनेगा। स्पेसिंग से तुम वेव के बीच का डिस्टेंस मैनिपुलेट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड से तुम वेव का मैग्नीट्यूड कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि वेव कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा। बाकी सब एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इफेक्ट। बैंड तुम्हें इस कैरेक्टर के पीएनजी में लगाना है। देन इस कैरेक्टर की लेयर को सिलेक्ट करो। फिर तुम्हें इफेक्ट के सेक्शन में जाना है। देन सर्च बार में तुम्हें यहाँ पे बैंड को सर्च कर लेना है। फिर तुम्हें यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग को इंपोर्ट कर देनी है। एंगल से तुम यहाँ पे बैंड का एंगल मैनिपुलेट कर सकते हो। फिर ओरिजिन में तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम मिलेगा। लेफ्ट में तुम्हारा लेफ्ट साइड लॉक हो जाता है एंड राइट साइड मूव करता है। राइट में तुम्हारा राइट साइड लॉक हो जाता है, देन लेफ्ट साइड मूव करता है। टॉप में तुम्हारा टॉप लॉक हो जाता है एंड डाउन साइड मूव करता है। बॉटम में तुम्हारा बॉटम लॉक हो जाता है। तो तुम्हें यहाँ पे बॉटम को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे तुम्हें की फ्रेम ऐड करना है। देन सेकंड की फ्रेम तुम्हें लास्ट में ऐड करना है और यहाँ पे एंगल को तुम्हें -1.5 कर देना है। फिर फर्स्ट की फ्रेम में तुम्हें एंगल को 1.5 कर देना है। ग्राफ में तुम्हें यहाँ पे बाउंस वाला ग्राफ चूज कर लेना है। इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। नाउ योर इफेक्ट इज रेडी। बाकी के इफेक्ट्स को हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैंने उन्हें यहाँ पे एक्सप्लेन किया तो तुम्हारा ओवरफ्लो होने लग जाएगा। और अगर तुमने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे तो तुम इस प्लेलिस्ट से उन्हें देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।